नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को जाना था। ठीक है जी, हाँ जी। और क्या मेरी आवाज़ एकदम प्रॉपर क्लियर है, ऑडियो वीडियो? उसके बाद इस सेशन को, इस क्लास को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, होमवर्क मैंने आप लोगों के लिए दिया है, तो होमवर्क अभी हम चेक करेंगे। पहले थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें, फिर होमवर्क चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में क्या जाना था? कल की क्लास में हमने जाना, अच्छा, कल की क्लास में हमने जाना कि ये जो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी है वो क्या है। सबसे पहले मेट्रोलॉजी क्या है वो जाना, फिर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के बारे में जाना, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने जाने, आईएमडी के बारे में जाना, आईएमडी के रीजनल स्टेशन के बारे में हमने जाना। ठीक है जी, इतनी सारी बातें हमने जानी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अलग-अलग वेदर के एलिमेंट है, जैसे लैप्स रेट है, एडियाबैटिक लैप्स रेट है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, ठीक है, इन्वर्जन है, उनको जाना। फिर एल्बिडो के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देखा और वेदर एंड क्लाइमेट का होमवर्क भी मैंने आपको दिया था असाइनमेंट। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद देखा जो वेदर के अलग-अलग एलिमेंट है। वेदर के अलग-अलग एलिमेंट कौन से? 7 टोटल वेदर के एलिमेंट है, जिसमें सबसे पहला कौन सा हो गया? टेंपरेचर, दूसरा कौन सा हो गया? ह्यूमिडिटी, तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर, चौथा हो गया हमारा रेनफॉल, पांचवा क्लाउड, छठा कौन सा? सनलाइट, और सातवां हमारा एयर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने जाना था। ये हमने रिकैप कर लिया है। अब आप लोगों से होमवर्क मुझे पूछना है, तो सब लोग जो है अपने नोटबुक जहाँ पे भी आपने लिखा है ऋषभ उपाध्याय, ठीक है जी, आप जो है अपने आप को अनम्यूट करेंगे और होमवर्क बताएंगे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अगर नहीं हो रहे हैं तो 1 मिनट में करता हूँ अपनी तरफ से। 1 मिनट। देखो लोग भागने लगे हैं, कहाँ गया? लो, अब अनम्यूट करेंगे, बोलिए। इसकी रिकॉर्ड क्लास नहीं है, क्लास कौन की रिकॉर्ड क्लास नहीं है? ठीक है, बताइए। सर आ रही है बस। ओके, आवाज़ आ रही है। अपना सर नंबर बताइए सर। वेरी गुड। आप क्वेश्चन यहाँ पे हैं और बाकी ओके, क्वेश्चन ओके सर, वेरी गुड। अच्छा सर, आप बताइए कि आईएमडी कब आया था? एक क्वेश्चन ये और बता दीजिए। सर 1875। ओके, कहाँ पर आया था सर? सर कलकत्ता। ओके, ओके, कितने रीजनल स्टेशन है? सर 6 रीजनल स्टेशन। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर। अब किसी और स्टूडेंट को हम देखते हैं। और स्टूडेंट में प्रिया शर्मा मैम। ओके, आप अपना होमवर्क बताएंगे मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ओके, ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। और किससे बात करें? यस, अमन आलवी। अमन आलवी जी, आप बताइए अपना होमवर्क। होमवर्क बताओ जल्दी। जी, हाँ जी, हेलो। होमवर्क होमवर्क बताओ। पहले वाली क्लास थी, है कि मैं नहीं लाइव? मैं ऐसे कैसे काम पहले चलेगा? वाली क्लास थी, मैं थोड़ी चला दे रहा था, मैं थोड़ी यू आर प्रॉब्लम नॉट हो रही प्रॉपर्ली है। ऑडिबल। ओके, एक मिनट यहाँ पर इसको। ओके। हेलो। हाँ, हाँ, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये तो गई बेसिक बात। होमवर्क सब लोगों ने किया है, सब लोगों ने मतलब जो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है वो सब लोग होमवर्क करके लाए हैं। उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। देखो, होमवर्क की बात करी तो संख्या कम हो गई, लोग भाग जाते हैं। हम ना अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते रहते हैं और ये जो भागने वाला जो मतलब कहीं न कहीं हमारी आदत है ना, ये हमको बहुत पीछे लेके जाती है। कब तक भागोगे? कितने लोगों से भागोगे? रिश्तेदारों से भाग रहे हो, दोस्तों से भाग रहे हो, गली मोहल्ले वालों से भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो, कब तक भागते रहोगे? अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो आपको अपने आप से मुलाकात करनी पड़ेगी। ठीक है? तो मेरे हिसाब से जब अपने आप से मुलाकात करनी है, तो आज ही करें। ओके। फिर एएफओ का कट ऑफ हमसे भागेगा। अरे नहीं, ये सब मैं नहीं बोलूँगा, एज़ अ टीचर ये मैं डिमोटिवेट आपको नहीं करूँगा। एक बड़े भाई के तौर पे, एक टीचर के तौर पे आपको समझा सकता हूँ। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं। ज्ञान देने के लिए तो आजकल दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में हमने बेसिक जानकारी तो जान ली थी। फिर उसके बाद वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने जाना था। वेदर मतलब जो एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म जो कंडीशन है उसको वेदर बोल रहे थे। लॉन्ग टर्म कंडीशन को क्लाइमेट कह रहे थे। बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंस हमने देखे थे। फिर वेदर के एलिमेंट के बारे में बात करी थी। तो टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था, ह्यूमिडिटी पढ़ लिया था, सनलाइट पढ़ना था, लेकिन ह्यूमिडिटी दोबारा से हम एक बार पढ़ लेंगे। बात करेंगे किसकी? बात करेंगे यहाँ पर, ओके, बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में। तो आप सब लोग जानते हो टेम्परेचर जो है के 3 अलग-अलग मतलब हीट ट्रांसफर के 3 अलग-अलग क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है और एक रेडिएशन होता है। ठीक है? तो सन से अर्थ तक जो रेडिएशन आ रही है, सन से अर्थ तक जो लाइट्स आ रही हैं, वो आपके किससे आते हैं? वो रेडिएशन से ही आती हैं और रेडिएशन को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पहला आपका जो है यहाँ पर याद रखना, क्या याद रखोगे? पहला तो यहाँ पर यही याद रखोगे आप कि हीट ट्रांसफर 3 टाइप से होता है। एक तो आपका हो गया रेडिएशन, जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये आपका रेडिएशन हो गया। दूसरा कौन सा होता है? कंडक्शन। कंडक्शन जो है आपका सॉलिड्स में देखने को मिलता है, मतलब सॉइल के अंदर हीट ट्रांसफर किससे होता है? कंडक्शन से। तीसरा कौन सा है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की बात करेंगे तो कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब जो लिक्विड में गैस का ट्रांसफर हीट का ट्रांसफर होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा क्या? कन्वेक्शन कहलाएगा। जैसे अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो कंडक्शन से हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है, कि रेडिएशन से हो रहा है? आप लोग बताएंगे। बताओ किससे हो रहा है? कंडक्शन से कि कन्वेक्शन से कि रेडिएशन से? 1 2 3 करके आप बता सकते हैं। तो लिक्विड में किससे हो रहा है? कन्वेक्शन से हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड। और जो सॉलिड्स के अंदर, जैसे मान लो कोई लोहे की रॉड है, लोहे की छड़ है और ओके, वेरी गुड। लोहे की कोई रॉड है, लोहे की छड़ है, उसमें टेम्परेचर अगर ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो किससे होगा? वो सॉलिड पोर्शन की बात कर रहा है, तो कंडक्शन से होगा। वेरी गुड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई गई थी। ये कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको बताने थे। फिर हमने ह्यूमिडिटी की बात करी थी। अब समझना, फिर से रिकैप करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। 1 मिनट 2 मिनट में इसको रिकैप कर लेते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट में। फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। आपको याद रखना है कि ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर कितना है एटमॉस्फेयर में, मतलब जो हमारा एयर है, जो हवा है, उस हवा में वाटर वेपर कितना है, पानी कितना है, किस रूप में? जलवाष्प के रूप में। वो क्या कहलाएगा? ठीक, वो क्या याद रखना आपको? वो आपको ह्यूमिडिटी याद रखना है। ह्यूमिडिटी 3 टाइप्स होती है। यार मैंने समझाने के लिए आपको बोला था कि क्लाइमेट 15 से 20 साल में चेंज होता है। मिनिमम 20 साल में क्लाइमेट चेंज होता है, 20 साल से ज्यादा टाइम भी ले सकता है। समझाने के लिए मैंने आपको बोला है 15-20 साल मैंने समझाने के लिए बोला। एक्चुअल में मोर देन 20 इयर्स टेक टाइम फॉर चेंज द क्लाइमेट। ठीक है? क्लाइमेट को चेंज होने के लिए मिनिमम 20 साल से ज्यादा का टाइम लगता है क्लाइमेट चेंज होने के लिए। ठीक है? समझ गए? हाँ, ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी 3 टाइप की होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी। अगर मान लो हमने वॉल्यूम ऑफ एयर मान लिया कि 1 मीटर क्यूब एरिया है, उस मीटर क्यूब एरिया में हमारे पास क्वांटिटी है एयर की, हवा की। अब उस मीटर क्यूब एरिया में या मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सर, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको ग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, बस इतना याद रखना। अगर मान लिया हमने कि 1 केजी
केजी हमारे पास हवा है, हमने वजन में उसको हवा को मापा कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास 1 केजी हवा है और उस 1 केजी हवा में 1 केजी एयर में कितना वाटर वेपर है, वो क्या कहलाएगा आपका ग्राम पर केजी में उसको कहेंगे, वो आपका स्पेशल ह्यूमिडिटी कहलाएगा। उसको और क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका स्पेशल ह्यूमिडिटी, उसको बोलेंगे विशिष्ट आर्द्रता, उसको हम कह देंगे। समझ गए? उसके बाद अगर बात करें किसी, उसके अलावा अगर हम बात करें आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेजर करते हैं कि अभी वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, मतलब हवा में आर्द्रता कितनी है, हवा में कितना वाटर वेपर है, ठीक है, और कितना ऐड हो सकता है, दोनों का जो रेशियो होता है इनटू 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज से मेजर कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा क्या, वो कहलाता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो क्रॉप्स के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, क्रॉप्स के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है आपकी 40 to 60%। एफओ में आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिर फॉर्मूले से हमने बात की थी, ये फॉर्मूले आपको अपने आप में याद रखने हैं, ठीक है, कि वेट ऑफ दी वाटर वेपर कितना है, वॉल्यूम कितनी है, ग्राम पर मीटर क्यूब निकालेंगे, दैट इज अवर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर बात करेंगे वेट ऑफ दी वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ द एयर, मॉइस्ट एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर, सो दिस इज अवर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मेजर इन ग्राम पर केजी। और अगर बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो वाटर वेपर कितना है हवा में और कितना और ऐड हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर बात करेंगे क्वेश्चन की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन आ सकता है कि मान के चलो अभी हवा में 20 ग्राम जो है आपका क्या है वाटर वेपर है, और मैक्सिमम लिमिट है एयर की, कितनी लिमिट है, 1 मिनट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा कि अभी प्रेजेंट है वाटर वेपर एयर में 20 ग्राम और मैक्सिमम लिमिट कितनी है उसकी 30 ग्राम, और टेंपरेचर दे दिया उसने 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दे दिया। अब हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो सब लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर आंसर आने वाला है, जल्दी से बता दो, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड नितिन, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे, जितना प्रेजेंट है उसको ऊपर लिखेंगे, 20 ग्राम प्रेजेंट है, 30 ग्राम निकालना है, इनटू 100 करेंगे, 0 से 0 गई, ये कितना आ गया, 200 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 66.66% ह्यूमिडिटी आ गई। अच्छा, एक दो हम बात करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, तो ये टेंपरेचर के साथ फ्लक्चुएट करती है। मान लो चलो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर में हमने वाटर वेपर जो है मेजर किया, ह्यूमिडिटी को हमने मेजर किया, एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं, और सेम टेंपरेचर पे हमने 1 केजी एयर में वाटर वेपर को मेजर किया, मतलब हमने ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मेजर किया। अगर टेंपरेचर फ्लक्चुएट कर गया कुछ टाइम के बाद, तो हमारी ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है ना, ये इनका प्रॉपर मेजरमेंट हम नहीं कर पाते इनसे ह्यूमिडिटी का, इसलिए सबसे मोस्ट राइट जो ह्यूमिडिटी की अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कॉमन होती है। अलग अलग जगह का अलग अलग ह्यूमिडिटी अलग होगा, मतलब जैसे हम बात करें चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का ह्यूमिडिटी अलग होगा, अब पंजाब के आसपास के किसी और डिस्ट्रिक्ट का ह्यूमिडिटी अलग होगा, साउथ इंडिया के किसी स्टेट का बेंगलोर का ह्यूमिडिटी अलग है, भोपाल का ह्यूमिडिटी अलग है, गुवाहाटी का ह्यूमिडिटी अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ का अलग होगा। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ह्यूमिडिटी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब होता है कितना ऐड हो सकता है, समझना बात को, ठीक है। मैंने गलत निकाली है, ठीक है जी, क्या मैंने गलत निकाली है, बता दो अगर गलत निकाली है तो। जतिन मिश्रा जी बताएं, तो मिश्रा जी 200 आएगा, अच्छा ठीक है, 210 होना चाहिए, ओके ठीक है, थैंक यू सर, आपके ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ज्ञान के लिए, ठीक है। मैं गलत हूं, बाकी स्टूडेंट जितने यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे गलत हैं, आप अपने हिसाब से बता दो कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। ज्ञान देने के लिए धन्यवाद, मेरे पास ज्ञान का भंडार है लेकिन आपने दिया, धन्यवाद। ठीक, तो क्या बात कर रहे थे हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एग्रीकल्चर में कैसे काम आती है, किसी क्रॉप के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मतलब बात करें सोयाबीन की कल्टीवेशन, तो उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलग चाहिए, मतलब हवा में कितना पानी है, मतलब वो हवा कैसी आपकी एरिड है, सेमी एरिड है, एरिड मतलब ड्राइनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हवा मॉइस्ट है मतलब हवा में पानी बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर अलग अलग आपकी क्या हो सकती है, बिल्कुल मॉइस्चर की मैं बात कर रहा हूँ वाटर वेपर की फॉर्म में, तो वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। एग्रीकल्चरल क्रॉप में जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होती है, तो उनके भंडारण के लिए, उनके स्टोरेज के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है। 40 to 60% हमको याद रखना है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है जी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूं। अगले की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो आप सब लोग जानते हैं जो अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 टाइप के स्फीयर देखने को मिलता है, ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और एक और बताओ एक स्फीयर कौन सा होता है, 3 टाइप के स्फीयर होते हैं, कमेंट में बताओ या कुछ सिंबल कर, यस हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मतलब जल वाला जो जगह है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जहां पर पानी भरा है, जहां पर हम रह रहे हैं उसको लिथोस्फीयर कहेंगे, और हमारे ऊपर का जो आवरण है उसको क्या बोलेंगे, उसको एटमॉस्फेयर कहेंगे। हम अभी एटमॉस्फेयर की बात करें, मतलब 3 टाइप के स्फीयर में 3 टाइप के जो थल हैं, जल थल वायु, ठीक है, 3 टाइप के जो जगह है, वेरी गुड, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा अर्थ की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के आसपास सारी एक्टिविटी हो रही है। अब एटमॉस्फेयर जो कंपोजिशन है गैसेस का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी क्या है, अर्थ के आसपास रुका हुआ है, लेकिन जो कंपोजिशन है गैसेस का ना, वो भी अर्थ के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, हमारे शरीर के ऊपर भी एक प्रेशर है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सोइल के अंदर भी एक प्रेशर है, उसको भी क्या बोलेंगे, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल प्रेशर कह सकते हैं, और कुछ हद में हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। 2 टाइप से इसकी यूनिट होती है, वायुमंडलीय दाब की, एक होती है आपकी मतलब वायुमंडल को वायुमंडलीय दाब में मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको एटीएम कह देते हैं, और एक बार होता है, बार मतलब वो बीआर बार और दारू बार की बात नहीं कर रहा, बार मतलब वो प्रेशर की बात कर रहा है, यहाँ पर बार को माइनस में नोट किया जाता है, ठीक है, यस। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल एयर होगा आपका एमबी, ठीक है, 1023 1013 के आसपास होता है, मतलब प्रेशर कितना रहता है। अब देखो ये बहन जी यहाँ पर खड़ी हुई है, तो इनके सिर के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ये दीदी नहीं मानी, ये दीदी बोले हमको तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो ये और ऊपर पहुंच गए। तो यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ इनके सिर के ऊपर प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि ऊंचाई पे आ गए, तो ऊंचाई पर जो गैसेस का कंपोजिशन है वो कम हो गया, तो प्रेशर कम लगेगा, लेकिन ये जितना ग्राउंड फ्लोर के आसपास होंगे उतना प्रेशर यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इन पे जो है प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो बात इतनी समझ में आ गई आपको, ठीक है। इनको परी बनना है, अच्छी बात है अजीत कुमार, आप ये तो परी बन जाएंगी, इनका तो लाइफ जो है सेट हो जाएगा, आप पारा मत बन जाना, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोलर रेडिएशन, ठीक है। पहला एलिमेंट पड़ा टेंपरेचर, दूसरा क्या पड़ा ह्यूमिडिटी, तीसरा पढ़ लिया हमने एटमॉस्फेयर, चौथे की बात करते हैं सोलर रेडिएशन कह दो, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सनलाइट, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सनलाइट। जब सनलाइट की बात करेंगे तो सन से आने वाली जो रेडिएशन है, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ पे कौन है, सन ही है। सन से जितनी भी रेडिएशन आती है उनकी अलग अलग रेंज है, ठीक है। सन से जो रेडिएशन आती है वो फोटोन या क्वांटम में आती है। क्वांटम मतलब जैसे मान लो ये आपका सन है, इस सन से जो रेडिएशन आ रही है ना, वो पैकेट के तौर पे आती है, वो बंडल के तौर पे आती है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम फोटोन कह देते हैं, या फिर इन्हीं को क्वांटा कह देंगे, क्वांटम बोल दो या क्वांटा कह देंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन हो गया, वो तो आपको पता है, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे यूनिवर्स में सन ही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो अलग अलग तरीके से आएगी, अलग अलग जगह पर उसका हीटिंग इफेक्ट अलग अलग देखने को मिलेगा। ये जो रेडिएशन है इसमें कुछ बेनिफिशियल जो है रेडिएशन भी आती है, और कुछ रेडिएशन कैसी हानिकारक भी आती है। तो जो हमारी कौन है, ओजोन लेयर, वो सन से आने वाली हानिकारक जो हार्मफुल रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब इसकी कुछ लेंथ भी होती है, लेंथ क्या होगी, अब जैसे बात करें हमारे पीएआर की, पीएआर मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करेंगे तो 400 से
700 नैनोमीटर जो रेंज होती है वो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के लिए जरूरी होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए 400 नैनोमीटर और मैक्सिमम कितनी चाहिए 680 नैनोमीटर। राउंड फिगर में उसको हम 700 नैनोमीटर कह देते हैं बट मोस्ट करेक्ट इज 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो तो रेडिएशन की बात करी। अब बात कर रहे हैं हम जैसे सोलर कांस्टेंट की बात करें तो वो क्या होता है, मान लिया कि अर्थ की सरफेस पे कोई एक एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इस एरिया में 1.94 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर हमको सनलाइट रिसीव हो रही है, इसी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। जेआरएफ इकोनॉमी में आया है, बाकी बीएचयू के पीजी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आया है मतलब टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रोमेट आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको याद रखना है। क्या बोला, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आप राउंड फिगर में कितना याद कर सकते हो, 1.94 है, तो हम इसको 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हम इसको याद कर सकते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया था, कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर लिखा, एग्जैक्ट है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये सोलर कांस्टेंट है, मतलब पर्टिकुलर स्पेस में 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में इतनी एनर्जी हम जो है रिसीव करें, क्योंकि एनर्जी को कैलोरी में मेजर करते हैं, तो इतनी बातें हमें समझनी। ठीक है, सोलर कांस्टेंट की बात आपको समझ में आ गई कि 1 मिनट में किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे जो सन से रेडिएशन रिसीव हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको सोलर कांस्टेंट का। अच्छा, एक तो हमने बोल दिया 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अगर बात करें तो कितना होता है आपका, लगभग आई थिंक 1300 कुछ एग्जैक्ट मुझे वैल्यू याद नहीं आ रही है, यहाँ पर लिखा है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, बट आई थिंक 1376 या 1300 कुछ वैल्यू होती है आपकी वाट पर मीटर क्यूब। यहाँ पर आपकी वैल्यू देखने को मिलती है, यस 1350, वेरी गुड, 1350 जो है वैल्यू देखने को मिलेगी आपकी वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट भी उसकी यूनिट है और 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर भी सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ लिखा है 1370 प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू अलग अलग हो जाती है हमारी, रेडिएशन कितनी आ रही है वो आपका सोलर कांस्टेंट कहलाएगा, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, समझ गए, आगे बात करें हम, ये वैल्यू तो आपको याद हो गई है। अच्छा, जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो कैसी आती है, वो आपकी 1367 है। ठीक है, मोस्ट करेक्ट 1367 वैल्यू है। ठीक है जी, तो सन से आने वाली जो रेडिएशन है ना कुछ इस तरीके से रेडिएशन आती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है, करंट भी है और उनके अंदर मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व भी उनके अंदर देखने को मिलता है। तो सन से जो रेडिएशन आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं हम किसमें, हम यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग में। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि रिमोट सेंसिंग में जो सेंसिंग का काम करता है वो कौन से काम करवाओगे आप, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वही आपका जो है काम करेगा। परसों की क्लास का पीडीएफ अटैच नहीं है, ठीक है सर, मैं मैसेज कर दूंगा आपका। चलो, तो सोलर कांस्टेंट की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आपको ये जो रिमोट सेंसिंग का कांसेप्ट है ये भी समझ में आ गया होगा कि जो रेडिएशन आ रही है उनको यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग में। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद बात करें पीएआर की। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 400 टू 700 नैनोमीटर या 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर में ये वैल्यू चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाता है, इसको पीएआर कहते हैं। सोलर कांस्टेंट या सनलाइट का ही पार्ट होता है जिसको हमको एग्रोमेट में पढ़ना पड़ता है। पीएआर को किससे मेजर कर रहे हैं, ये पीएआर इसको क्वांटम सेंसर से मेजर करते हैं। ठीक है जी, रिमोट सेंसिंग टॉपिक नहीं चल रहा है भाई साहब, टॉपिक चल रहा है हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी। रिमोट सेंसिंग तो एक अलग टाइप है, वो जो रिमोट सेंसिंग अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है, तो रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं। ठीक है, उमर राशिद आप बहुत परेशान करते हो, पिछले 3 क्लास में आपको झेल रहा हूं। आज अगर आपने इररिलेवेंट कमेंट किया, मैं पहले तो आपका स्क्रीनशॉट मतलब फोटो खींचूंगा, वीडियो बनाऊंगा, दीपक सर को भेज के आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, शांति से अगर आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से अच्छे स्टूडेंट बन के पढ़ो। ठीक है, जो आप में कमेंटबाजी का जो चस्का है ना वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपको मस्तीबाज लगता हूं, देखने में मैं जोकर टाइप का लगता हूं ना, तो मैं उतना जो है सीरियस भी। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसी बातें करता हूं ताकि आपका मन लगा रहे, लेकिन पूरे सेशन को अगर आप टाइम पास करके निकालोगे तो भाई साहब मेरे से बुरा फिर कोई नहीं है। ठीक है, मेरे से बुरा सच में फिर कोई नहीं है। मैं देखने में जितना सीधा लगता हूं मैं उतना सीधा हूं नहीं। ठीक, चलो पीएआर की बात कर रहे थे, पोकट में बेचारा लपेटे में आ गया। चलो पीएआर की बात करें, फोटोसिंथेटिक एक्टिव सर कलिंग कर दो इसकी ना भाई। उस दिन भी ये कलिंग की बात से ये चढ़ गया था, आज इसकी कलिंग की जरूरत नहीं है, इसको फिर कंप्लीटली इसका वर्गीकरण करना पड़ेगा तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलो यस, वो बार-बार छोड़ो, मैटर पे नहीं आओ यार, वो तो पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। ठीक है, चलो पीएआर की बात करेंगे। चलिए प्लीज इग्नोर दी कमेंट। ओके, हाँ, बात कर रहे थे पीएआर की। पीएआर का मतलब जैसे मान चलो ये ऑनलाइन क्लास है, जैसे ये आपका पैनल है। ठीक है, ऊपर एसी चल रहा है, सामने कैमरा लगा हुआ है, सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, वहां पर आपका सब कुछ दिख रहा है, मतलब ये पूरे कमरे के लिए, या आप अपना रूम का, हॉस्टल का, अपने घर का एज्यूम कर लो। आपके घर में, आपके रूम में, आपके हॉस्टल में, जहां भी आप रहते हो, अपने दिमाग में आप क्लिक करो जो भी आप जगह रहे हो, उस जगह पे टीवी चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपको चलाने के लिए जो है मिनिमम लाइट कितनी चाहिए। ठीक है, मतलब वोल्टेज की हम बात करें लेकिन आप पावर की बात करो कि मिनिमम पावर कितना चाहिए। ठीक है, अब उससे कम पावर आएगा तो प्रॉपर टीवी नहीं चलेगी, एसी कूलर जो भी गैजेट्स हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा आएगा तो भी उनको दिक्कत है ना, गैजेट्स हमारे खराब होने लगेंगे। ऐसे ही जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलानी है तो स्मार्ट बोर्ड के लिए मिनिमम जितना वोल्टेज चाहिए और मैक्सिमम उससे ज्यादा ये खराब हो जाएगा, उससे कम ये चलेगा नहीं। एसी चलाने के लिए कितनी जगह चाहिए या कितना वोल्टेज चाहिए, कैमरा, ये सारा सिस्टम सब चलाने के लिए मिनिमम कितना पावर चाहिए लाइट का, तो ये क्या हो गया, यही हमारा पीएआर है। सिंपल बात यही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए मिनिमम लाइट की कितनी एक्टिवनेस चाहिए, दैट इज अवर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये एग्जांपल दिया है तो सेम कॉन्सेप्ट होता है कि मिनिमम 400 नैनोमीटर, मैक्सिमम 700, 400 से कम भी अगर वेवलेंथ आ रही है तो हमारे कोई काम की नहीं, 700 से ज्यादा आ रही है तो भी हमारे कोई काम की। समझ गए बात? ठीक है जी, क्लियर, यस। ओके, ठीक, समझ गए, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको वेवलेंथ समझ में आई, मिनिमम 400, मैक्सिमम 700, अलग अलग टाइप की वेवलेंथ आती है यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेजानी, हाफीनाला, या फिर आपने पढ़ा होगा विबग्योर, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने विबग्योर भी पढ़ा होगा, जो अलग अलग प्रिज्म से हम अलग अलग सनलाइट को निकालते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें सोलर रेडिएशन के कुछ मेजर्स की बात करें तो पीएआर को क्वांटम सेंसर से मेजर कर रहे हैं और जो आपकी सोलर रेडिएशन को मेजर करने की पुरानी यूनिट है उसका नाम क्या है, लक्स। ठीक है, उसके अलावा बात करें पायरोनोमीटर की, तो पायरोनोमीटर क्या करता है, हमारा टोटल इनकमिंग रेडिएशन बताता है। ये मुझे लगा है कि 3 या 4 एग्जाम में, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहे हैं, प्री पीजी में पूछा गया है। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम में भी पूछा गया है, ये याद रखना है। ठीक, उसके अलावा पायर हेलियोमीटर जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आती है उनको मेजर करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेडियोमीटर नहीं होगा, रेडियोमीटर तो कुछ और जो है मेजर करता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है आपका क्या करेगा, जो टोटल सोलर रेडिएशन है नैरो वेवलेंथ में, वो क्या करता है, वो यहाँ पर मेजर करता है। इनको आपको याद रखना है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगले की बात करते हैं, 4 हमने एलिमेंट पढ़ लिए हैं, 5वें एलिमेंट की बात करेंगे। तो 5वां एलिमेंट कौन सा है, विंड। छठा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपका प्रिसिपिटेशन या रेनफॉल, और 7वां एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा। ठीक है सर, इंस्ट्रूमेंट बड़े कंफ्यूज करते हैं, नहीं करेंगे, मत घबराओ। ठीक है, टाइम दो मुझे थोड़ा सा मेरे फ्लो में आने दो। क्या आप बीच बीच में कमेंट में भी परेशान करते हो तो वो फ्लो नहीं आ पाता है, मुझे दिक्कत नहीं, आप लोगों से मैं बात करने ही आया हूँ, आपको पढ़ाने के साथ आपको मैं बात करने ही आया हूँ। लेकिन जो है कि आप अगर छोटे बच्चों जैसे लगे रहोगे, छोटी छोटी बात पे आप परेशान करोगे तो फिर वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ गए, बीच बीच में जो है कपिल शर्मा शो भी चलता रहेगा। अब बात करें विंड एंड विंड मूवमेंट की बात करें तो विंड मतलब हवा, हवा उसको कह दो, या उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वायु बोलते हैं हिंदी में, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है किसका, एयर का। हवा मतलब जैसे इस रूम में मैं एक स्टूडियो में, आप भी किसी रूम में होंगे तो वहां क्या है, वहां विंड नहीं, वहां एयर है। ठीक है, विंड किसको कहेंगे, जिसका फ्लो ऐसा है, जो ऐसे बह रही है, जिसका हॉरिजॉन्टल फ्लो है उसको क्या बोलेंगे। ठीक है,
उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम, उसको विंड बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द एयर इज नोन एज विंड, ठीक है। अच्छा, क्रॉप के लिए आइडियल विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए? 4 to 6 किलोमीटर पर आवर जो है आइडियल विंड स्पीड होती है किसके लिए? हमारी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हमने ह्यूमिडिटी याद किया था 40 से 60% याद किया था, एक जीरो हटा दो, 4 से 6 किलोमीटर पर आवर कर लो, हमारी वैल्यू याद हो गई। मतलब हमने ह्यूमिडिटी भी याद कर ली और विंड स्पीड भी याद कर ली। जब विंड अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा हो रही है, मोर देन 10 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा, क्रॉप को लॉजिक होने लगेगी, क्रॉप हमारी लेटने लगेगी। और मोर देन 15 किलोमीटर अगर स्पीड हो जाती है विंड की, तब तो फिर हमारी क्रॉप्स में क्या होता है, नुकसान होने लगता है। मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर या उससे ज्यादा जो है स्पीड चलेगी, तो फिर क्या होगा, नुकसान होने लगेगा, ठीक है। क्रॉप्स का जो है डैमेज होने लगेगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करेंगे तो अगर कोई ऐसा एरिया जहां मोर देन 10 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है, तो स्प्रिंकलर वहां प्रॉपर सुटेबल नहीं होगा। और 15 किलोमीटर या उससे ज्यादा स्पीड चल रही है तब तो सुटेबल नहीं है। मतलब ऐसा एरिया जहां पर हवा तेज चलती है वहां पर आपका स्प्रिंकलर जो है अनसुटेबल हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात, ठीक है। अब विंड की एक डायरेक्शन और एक विंड की स्पीड, मतलब विंड की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, दो अलग-अलग कांसेप्ट हैं। दोनों को मेजर करने के लिए दो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को कौन मेजर करता है? वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहां पर वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी को एनयूमीटर मेजर करता है। और डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसको विंड वेन मेजर करता है। और ये दोनों कांसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है। बहुत सारे एग्जाम में आता है कि रूट प्रेशर किससे मेजर करते हैं, तो मैनोमीटर से। ये बिहार बीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। और विंड की डायरेक्शन किससे मेजर करते हैं, तो विंड वेन से। और विंड की वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं, तो वेलोसिटी एनोमीटर से हम मेजर करते हैं। वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, बड़ी कंफ्यूजन होती है, समझो बात को, कंफ्यूजन नहीं होगी। आप सब लोगों ने साउथ इंडिया की मूवी देखी होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से भी होंगे, बुरा मत मानना, ठीक है। नॉट जो हमारी बॉलीवुड की मूवी है उनमें भी ये सब देखने को मिलता है कि जैसे मान चलो किडनैपिंग की बात करें, तो किडनैपिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है? बैन, जो ऐसा गेट खिसका के मुंह पे कपड़े बांध के लोग आएंगे और एक किसी को बोरे में भरेंगे, धर के ले जाएंगे। तो किसी एक डायरेक्शन से आए, किसी एक डायरेक्शन से आए और रुके, किसी एक पर्सन को बोरा में भरा, बैग उसमें भरा, गेट लगाया और किसी एक डायरेक्शन में भाग गए, तो वो विंड वैन, वैन से आए, एक डायरेक्शन में आए, एक डायरेक्शन में गए, तो विंड वैन डायरेक्शन को मेजर करता है। वैन का मतलब समझ, वो पुष्पा भाव वाली वैन याद आ रही है कि आया गाड़ी से था तो जाएगा भी गाड़ी से, 5 लाख में डब्बा जाएगा ना तो लेके आ, पुष्पा भाव झुकेगा नहीं, उससे ही जाएगा, ठीक है। लाल घोड़ा से ही जाएगा। सर 1 मिनट साइड हो जाओ, बिल्कुल स्लाइड देख लो सर, मैं पूरा साइड हो जाता हूँ, ओके। समझ गए, चलो समझ में आ गई। अब बचा कौन? स्पीड। तो स्पीड को किससे मेजर करेंगे? एनीमोमीटर से। एक याद कर लो, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? आप लोग कहें तो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। मैनोमीटर फॉर व्हाट? मैनोमीटर फॉर द मेजरिंग ऑफ द रूट प्रेशर इन द रूट ऑफ द प्लांट, ओके। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर इज क्लाउड, ओके। मैनोमीटर रूट प्रेशर मेजर करता है कि रूट के अंदर कितना प्रेशर लगा है। ये बिहार व्यू में आया है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट से भी आता है। यू आर सो स्वीट, थैंक यू, गुड एफर्ट्स, थैंक यू, ओके। आज जाकर एक रोटी ज्यादा खाऊंगा, तारीफ कर दी मेरी। अरे भैया आज तो मतलब पुष्पा बहुत खुश हो गया। देखो शर्ट भी मैं ऐसी पहन के आया हूँ, फूलों वाली। हालांकि ये फूलों वाली नहीं है, इसमें कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक। अगले की बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, ठीक है। क्लाउड्स, क्लाउड मतलब बादल, ठीक है। क्लाउड मतलब बादल कौन से एलिमेंट पे आ गए, भूलना नहीं है, छठे एलिमेंट पे आ गए हैं, ठीक है। छठे एलिमेंट की बात करें तो 6 एलिमेंट ऑफ द वेदर दैट इज क्लाउड। क्लाउड कैसे बनता है? वाटर वेपर से ही बनता है। क्लाउड कैसे बनता है? फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन से ही क्लाउड बनता है, आपको पता है कि जो लिक्विड पोर्शन है, मतलब जो वाटर है, बाद में वो वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में वो बहुत सारा फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल। ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाता है आपका क्लाउड कहलाता है। तो क्लाउड की डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन टाइप्स ऑफ क्लाउड से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। नाबार्ड में, आरआरबी में, आईबीपीएस एएफओ में क्वेश्चन आया है, ठीक है। हाँ सर मैं भूलेगा नहीं, ओके, नहीं भूलेगा, मैं भी नहीं भूलेगा, ओके। हाँ अगर बात करें किसकी, अगर बात करेंगे हमारे ये क्लाउड्स के बारे में, तो क्लाउड्स जो होता है हमारा, जैसे बात करें क्लाउड्स की यूनिट की बात करें, तो क्लाउड जो है आपका, इसको ऑक्टा में मेजर करते हैं। किसमें? ऑक्टा, ओ के टी ए, ऑक्टा, मतलब यूनिट की बात करें तो इसको ऑक्टा में मेजर करते हैं। और क्लाउड की स्टडी को क्या बोलते हैं? नेफोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड इज नोन एज नेफोलॉजी। क्लाउड की स्टडी को क्या बोलते हैं? नेफोलॉजी कहते हैं, ठीक है। या तो ओसीटीए होगा या ओकेटीए होगा, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है जी। लुइस बटन की शर्ट है, क्या बात है, आप तो पैसे वाले, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत, मतलब इतना पैसा है मेरे पास कि मतलब मैंने पूरा गांव लगवा रखा है, लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक पैसा गिन गिन के बेचारे वो उनको काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना पैसा है मेरे पास, ठीक है, मोटा पैसा है मेरे पास। चल उसके बाद बात करें, यहाँ तक क्लाउड समझ में आ गया। जो अलग अलग टाइप के आपको क्लाउड दिख रहे हैं ना, तो क्लाउड की टर्मिनोलॉजी हमको पढ़ना है, ठीक है। क्लाउड की जैसे टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो जैसे अलग अलग टाइप के क्लाउड दिखेंगे, लो लेवल क्लाउड दिखेंगे, मीडियम लेवल क्लाउड दिखेंगे, हाई लेवल क्लाउड दिखेंगे। तो 0 से 2 किलोमीटर तक की हाइट के जो क्लाउड होंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे लो लेवल क्लाउड, ठीक, लो लेवल क्लाउड। एक दूसरा 2 से 6 किलोमीटर की हाइट पर जो क्लाउड्स दिखेंगे, दीज आर आवर मीडियम लेवल क्लाउड। और मोर देन 6 किलोमीटर की हाइट पर जो क्लाउड्स देखने को मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हाई लेवल क्लाउड्स। एंड सम क्लाउड्स आल्सो हैविंग वर्टिकल इन नेचर। सो कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो वर्टिकली हैं, तो वर्टिकल में ये बंद करो डब्बा की रिपोर्ट, रुको जरा मैं अभी दीपक सर को भेजता हूं, रुको रुको रुको, कोई चक्कर नहीं, रुको, करो परेशान। हां 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 कर रुक जरा, ये लिया मैंने फोटो, हां अरे रुक, रुको जरा सब्र करो, कहां गए गुरु, रुको, फोटो तो ले लिया बेटा, तू तो गया, ओके तू तो गया। कहां तक बात कर रहे थे? वर्टिकल क्लाउड्स की बात कर रहे थे। तो इनका जो रेंज होता है वो 0 से 13 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 0 से 13 किलोमीटर होता है, ठीक है। सर ने पूछा, ओके रिकॉर्ड नहीं होता क्या? वो रिकॉर्ड होना हो, लेकिन ये जो हरकत कर रहा था वो रिकॉर्ड हो गया। तो बस मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ, ये समझाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, सर को भेजता हूँ और तू तो गया बेटे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम। हाँ करो आप लोग परेशान, हाँ आगे बात करें, अलग अलग लेवल के क्लाउड्स की बात करें, समझ गए? हाँ जी, अब सब प्रॉपर दिख रहा है, कोई चक्कर तो नहीं है? हाँ ठीक, चलो क्लाउड की लो लेवल क्लाउड, मीडियम लेवल क्लाउड, हाई लेवल क्लाउड मैंने आपको बता दिया। क्लाउड कैसे बनता है? कंडेंसेशन से बनता है, ये प्रोसेस याद रखना, ठीक। अब आगे बात करें क्लाउड की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। जैसे सीरो क्लाउड कहीं लिखा है, टोटल 10 टाइप के क्लाउड्स हैं, आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सीरो का मतलब होता है कर्ल ऑफ हेयर, मतलब बाल जैसे मुड़े हुए जो आपको नजर आ रहे हैं आसमान में, वो क्या कहलाएगा? सीरो क्लाउड। तो ये हाई लेवल पे हमेशा मिलेंगे, जहां भी सीरो जड़ जाए मतलब हाई लेवल क्लाउड, ठीक। अगला है अल्टो। तो अल्टो जो है मिड लेवल क्लाउड होता है। तो जैसे कोई मिडिल या मीडियम फैमिली से कोई बिलोंग कर रहा है, उसको कार लेना है, तो भैया उसकी ड्रीम कार अल्टो होती है, वो तो सबको पता है, ठीक है। मेरी भी ड्रीम कार अल्टो ही है। तो आपकी जो है मीडियम लेवल जो है क्लाउड्स कहां पर मिलेंगे? आपके अल्टो के नाम से हमको मिलेंगे। फिर स्ट्रेटो अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो क्या है आपका? स्ट्रेटो मतलब वो लेयर में देखने को मिल रहा है, हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब अलग अलग लेयर में देखने को मिल रहा है। और कहीं निम्बो देखने को मिल रहा है, निम्बो स्ट्रेटस या स्ट्रेटोनिम्बस और क्यूमुलोनिम्बस। निम्बो मतलब नींबू पानी, मतलब ऐसा क्लाउड जिसके अंदर पानी मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं निम्बो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक। उसके अलावा क्यूमुलो, कहीं कम लिखा हो क्यूमुलो मतलब वहां पर ढेर की बात हो रही होगी, वहां पर ऐसी हीप की बात हो रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये आपका क्यूमुलो हो गया, ये आपका क्यूमुलो हो गया। तो निम्बो मतलब जितने भी क्लाउड्स हैं जहां कहीं निम्बो दिख जाए, मतलब नींबू की बात करेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा सर वी आर स्टूडेंट ऑफ वैल्यू फॉर टाइम, ओके ओके। भूषण एच वासेकर, आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग, बट व्हाट कैन आई डू फॉर यू गुरु? ओके
समझ गए, ये क्लाउड की बात हो गई। अब बात करें किसकी, बात करें हमारे लो लेवल क्लाउड की। तो लो लेवल क्लाउड कितना है, 0 से 2000 मीटर या किलोमीटर में, तो स्टेटस, निम्बो स्टेटस और स्टेटस। बात करें मीडियम लेवल क्लाउड की, तो आपका अल्टो स्टेटस और अल्टो क्यूमुलस। बोला ना, अल्टो जहां बढ़ आएगा वहां क्या याद रखना है, वो आपको याद रखना है, वो आपका क्या है, वो मीडियम लेवल क्लाउड है। बात करें हाई लेवल क्लाउड की, तो मोर देन 6 किलोमीटर या 6000 मीटर, तो यहाँ पर 0 0 क्यूमुलस 0 स्टेटस, 0 जहां बढ़ आएगा मतलब हाई लेवल की बात करो। जो टर्मिनोलॉजी पिछली स्लाइड में वो अच्छे से याद रखना, वो ज्यादा बुक्स में मिलता नहीं है, तो वो टर्म याद कर लोगे। 0 मतलब हाई लेवल, अल्टो मतलब मीडियम लेवल, स्टेटो मतलब लेयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर लेयर तो नीचे वाली लेवल में देखने को मिलता है, तो स्टेटो, निम्बो स्टेटस, स्टेटो क्यूमुलस। और वर्टिकल क्लाउड्स में मिलेंगे, ढेर में देखने को मिलेंगे, तो क्यूमुलो या फिर क्यूमुलो निम्बस। बात समझ में आ गई, ठीक है। Bhushan Kumar, please go to our helpline number and tell your problem, your query. Okay, so this is the solution for you. Okay, so ये आपका टाइप ऑफ क्लाउड हो गया, समझ गए। एक भाई साहब लिख रहे हैं नाइस पिक्चर, ठीक है, अब लिखो नाइस पिक्चर। चलो अगले की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, तो क्लाउड्स आपका एक तो देखो यहाँ पर ये जो आपको क्लाउड नजर आ रहा है ना, ये जो वर्टिकल नेचर का है, इसी को क्यूमुलोनिम्बस कह देंगे। एक आपका ये तो आपका हो गया लो लेवल क्लाउड, यहाँ आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका मीडियम लेवल क्लाउड और ये हो गया आपका हाई लेवल क्लाउड। एक बार इनको देख लो, इनके नाम पढ़ लो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझ गए, क्लियर। एक बार क्लाउड्स देख लो, टोटल 10 टाइप के क्लाउड हैं, ठीक है, 4 एक में पढ़े, 3 एक में पढ़े, ठीक है, और कुछ इस तरीके से लगभग हमने 10 11 क्लाउड्स हमने पढ़े हैं, ठीक है जी। हाँ क्लियर, आगे बढ़ जाएं। तो ये क्लाउड वाला पार्ट हो गया। अब क्लाउड मतलब सारे क्लाउड्स में पानी नहीं मिलेगा, कौन से क्लाउड में पानी मिलेगा, जिसमें निम्बो, तो एक तो निम्बो स्टेटस जो लो लेवल पे देखने को मिल रहा है, इसमें बारिश होगी, और एक आपका क्यूमुलो निम्बस होगा। कौन सा क्लाउड, एक तो लो लेवल क्लाउड जो बारिश कराने के लिए रिस्पांसिबल है, और एक वर्टिकल क्लाउड मतलब मिड लेवल क्लाउड और हाई लेवल क्लाउड में ऐसा कोई क्लाउड नहीं है जो कहीं ना कहीं रेनफॉल के लिए रिस्पांसिबल हो। अच्छा, अब इसमें एक शब्द आएगा जो हाई रेनफॉल के लिए रिस्पांसिबल होगा, वो कौन सा होगा, तो जो वर्टिकल क्लाउड है उसके अंदर वाटर ज्यादा होता है, तो हाई रेनफॉल के लिए मतलब पानी के साथ जो ओलावृष्टि भी आती है उसके लिए रिस्पांसिबल कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्यूमुलो निम्बस में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिम्बो, निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस मतलब जिसमें निम्बो जुड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं, आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो कि जिस भी क्लाउड में निम्बो जुड़ा है या तो आगे या पीछे, केवल वही जो क्लाउड है वो वाटर के लिए है, मतलब क्लाउड हैविंग रेन वाटर डिनोट एट निम्बो। ओके, नींबू पानी याद कर सकते हैं, समझ गए, हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करें क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग को क्या कहते हैं, क्लाउड सीडिंग को बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन मेकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको आर्टिफिशियल रेन मेकिंग भी इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग इसको हम कह देते हैं। क्लाउड को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग इसको बोलेंगे। तो क्लाउड बोल दो या फिर आर्टिफिशियल रेन मेकिंग बोल दो, दो टाइप की क्लाउड सीडिंग होगी। मतलब कौन से क्लाउड जिनमें पानी है और वो कहीं ना कहीं बरसात नहीं करा रहे हैं, तो उन क्लाउड में हम कोई ऐसा केमिकल डाल सकते हैं जिससे बारिश हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्लाउड सीडिंग कहलाएगा। एक कोल्ड क्लाउड सीडिंग होती है और एक वार्म क्लाउड सीडिंग होती है। यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लाउड सीडिंग हमारे महाराष्ट्र के भी एरिया में करवाई जाती है, अलग अलग एरिया में की जाती है। जैसे बात करें कोल्ड क्लाउड सीडिंग की, सिल्वर आयोडाइड से की जाती है, एजीआई से, और वार्म सीडिंग जो है आपकी NaCl से की जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ इस तरीके से क्लाउड्स के ऊपर क्या करेंगे, हम स्प्रे कर देंगे केमिकल का, वो कंडेंसेशन से वाटर जो है जमीन पर आ जाएगा, तो ये हमारा आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग कहलाता है। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का कांसेप्ट विंसेंट शेफर ने दिया था, 1946 में दिया था, ये याद रखेंगे। कांसेप्ट एंड प्रिंसिपल बोल दो, प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड सीडिंग वाज गिवन बाय विंसेंट शेफर इन 1946, जुलाई 1946, याद रखेंगे। इंडिया में पहली बार क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा कहां की गई थी, तो यहां पर हमारे जो है कहां पर की गई, महाराष्ट्र स्टेट में की गई, ये याद रखोगे, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सीडिंग मैंने बता दिया, एक कोल्ड क्लाउड सीडिंग है जो सिल्वर आयोडाइड जिसको एजीआई के नाम से जाने जाते हैं, उसमें उससे कर सकते हैं, ड्राई आइस से कर सकते हैं, और दूसरा वार्म क्लाउड सीडिंग सोडियम क्लोराइड से कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl हम कह रहे हैं, इतना जो है आपको याद रखना है, जिसको क्या बोल रहे हैं, जिसको NaCl बोल रहे हैं, इतना आपको याद रखना है, समझ गए बात, ठीक, समझ गए। लेटेस्ट दुबई में की थी, ये तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कुछ इस तरीके से क्लाउड सीडिंग करते हैं, इसके अलग अलग जो है फेज होते हैं। बात करें फर्स्ट फेज की, तो किसी भी एयर में जो हमारा एरोप्लेन है उससे एयर को एयरक्राफ्ट इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस लाइक NaCl वो उसमें डालेंगे। उस क्लाउड के अंदर पिक्चर देखना मैं हट गया हूं ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। सिल्वर आयोडाइड तो उस क्लाउड के ऊपर हमने क्या किया, सीडिंग किया। सीडिंग मतलब केमिकल का स्प्रे हमने उसके ऊपर किया है। जब केमिकल का स्प्रे उसके ऊपर करेंगे तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि केमिकल मिमिक द पार्टिकल दैट सर्व एज द सरफेस फॉर द कंडेंसेशन। किससे पानी आएगा, ये कंडेंसेशन से पानी आएगा, संघनन से पानी आएगा, याद रखेंगे। तो थर्ड फेज में क्या होगा, वंस कंडेंसेशन इज डन सो वाटर ड्रॉपलेट्स गेट लार्ज इनफ एंड रेन विल फॉल डाउन। ओके, सो ये जो है आपका इसका क्लाउड सीडिंग का पार्ट हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये आपका क्लियर हो गया। छठवां आपका एलिमेंट खत्म, सेवेंथ एलिमेंट की बात करेंगे, दैट इज अवर क्या है, ये हमारा है क्लाउड सीडिंग। वार्म सीडिंग का मतलब क्या होता है, वार्म मतलब कंडेंसेशन में गर्म होगा, वो वार्म कहला रहा है, वार्म मतलब गर्म, ठीक। चलो इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, आप एक बार नहीं आप कितनी बार मैसेज करो, मैं इस टाइप का जवाब आपको नहीं दूंगा, आप कम से कम 8-10 बार मैसेज कर चुके हो, और मैसेज करो मैं ब्लॉक कर दूंगा। सेवेंथ नंबर का जो आपका टाइप है वो क्या है, प्रीसिपिटेशन, इसलिए उसको रेनफॉल भी कहते हैं। आपकी स्लाइड जो यहां पर नजर आ रही है ना, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, केवल इतना ही याद रखना है। अब बात करें किसकी, जैसे बात करें हम आपके रेन की, ड्रिजल की, स्नो की, ड्यू की, फ्रॉस्ट की, फॉग, मिस्ट, वेपर, ये सब हमारे क्या है, अलग अलग साइज के यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। क्या यहां पर अलग अलग साइज के हमको फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेंगे। इसको रेनफॉल नहीं कहेंगे क्योंकि रेनफॉल किसका टाइप है, प्रीसिपिटेशन का ही टाइप है, जिसको रेनफॉल कह रहे हैं। रेनफॉल तो कहेंगे जब वाटर ड्रॉपलेट अर्थ पर गिरेगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका, ठीक है, उसको बोलेंगे आपका रेनफॉल। लेकिन प्रेसिपिटेशन जैसे बर्फ गिर रही है तो वो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, कहीं ओला गिर रहा है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, कहीं ओस गिर रही है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, कहीं कहीं प्रेसिपिटेशन की जगह रेनफॉल भी लिखा होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है जी, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या प्रॉपर बात समझ में आ गई, ठीक। अब समझो बात को, रैन रैन का कहेंगे जो यहाँ पर ड्रॉपलेट है ना, इसका साइज मोर देन 0.5 mm और अप टू 6 mm है। कितना, मोर देन 0.5 mm एंड अप टू 6 mm है। ये क्या कहलाएगा, आपका वर्षा कहलाएगा। कहीं कहीं 0.5 to 4 mm भी दे रखा होता है, बट मोस्ट करेक्ट कौन सा है, मोर देन 0.5 mm अप टू 6 mm तक जो है आपको याद रखना है। आप पहले एक बार जो जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उतना तो कवर कर लो, जितना पढ़ाया जा रहा है एक बार वो कवर कर लोगे। उसके बाद अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आप कवर कर रहे हो, उसके बाद आप मेरे से पूछ लेना, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, बोलना संजय सर से बात करनी है, मेरे से आपकी बात हो जाएगी, मैं आपको जो है गाइड कर दूंगा। लेकिन क्लास में आप किसी और टॉपिक पे बार-बार डिस्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल यहाँ फोकस होकर पढ़ने आए और बातों के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। डेजल अगर उसका साइज लेस देन 0.5 mm है तो उसको डेजल कहेंगे। सुनो तो आप सब लोग जानते हो, सुनो मतलब बर्फ, जो आइस क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में किसी सरफेस पे आके या किसी ट्रीज के सरफेस पे आकर जम रहा है उसको आइस क्रिस्टल कहते हैं, उसको स्नो कहते हैं। जब वो आसमान से गिर रहा है तो उसको स्नोफॉल कहते हैं, उसको बर्फबारी कहते हैं। ड्यू का मतलब आप सब लोग जानते हैं, उसको ओस कहते हैं, जो जनरली हमको इवनिंग में रात में देखने को मिलता है। आप कुछ भी नहीं करना, आप अपने छत के ऊपर आप एक कागज का टुकड़ा पटकना और सुबह उसको देखना
सनराइज से पहले, सूरज उगने के पहले वो पूरा गीला हो जाएगा। वो क्या है, वो ओस का ही एग्जांपल है। ओके, फ्रॉस्ट की बात करें, फेदरी डिपॉजिट ऑफ आइस, ये आपका फ्रॉस्ट कहलाता है, जिसको हिंदी में पाला कहते हैं। एग्रीकल्चरल क्रॉप को सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है, फ्रॉस्ट ही करता है। यहाँ पर क्या होता है, तो जो ओस है, जो ड्यू है, वो पत्ती के ऊपर बर्फ के तौर पर जम जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी जो एक्टिविटी है, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या ग्रोथ कहीं ना कहीं प्लांट की रुक जाती है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। फॉग मतलब जो हमारा थिन क्लाउड होता है, अलग अलग साइज का, वो फॉग कहलाता है। मिस्ट का मतलब जो वेरी थिन है, मतलब बहुत पतला बादल, जिसको धुंध हम कहते हैं। फॉग का मतलब कोहरा होता है, मिस्ट का मतलब धुंध होता है, जो अलग अलग जगह हमको देखने को मिलता है। जैसे सुबह सुबह अगर पहाड़ी इलाकों के आसपास कहीं हुआ तो आपको सुबह या शाम में हल्का सा आपको हल्का सा बादल या धुआं देखने को मिलता है, वो धुंध कहलाता है। व्यापार आप सब लोग जानते हो, ये स्लाइड आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर बात करें रेन की, तो हमारे देश में 365 डेज में से ओनली 130 डेज कैसे होते हैं, आपके रेनी डेज होते हैं। रेनी डेज की बात करें तो आप अगर किसी एरिया में 24 आवर एरिया में अगर मोर देन 2.5 mm रेनफॉल अगर रिसीव हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम रेनी डे कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, उसको रेनी डे कह देंगे। रेनी डे जनरली 3 टाइप का होता है, लेकिन हमको 2 टाइप याद रखने हैं। कौन कौन से टाइप याद रखने हैं रेनी डे की बात करें, एक मिनट कहीं खाली जगह देखते हैं। रेनी डे की अगर बात करेंगे, चलो यही लिख लेते हैं। रेनी डे की अगर बात करें तो रेनी डे मेनली तो 3 टाइप होते हैं, लेकिन आप 2 टाइप याद करो। एक होता है आपका मीटियोरोलॉजिकल रेनी डे, मीटियोरोलॉजिकल लॉजिकल रेनी डे, और एक होता है आपका क्रॉप रेनी डे। एक होता है आपका क्रॉप रेनी डे, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में 24 आवर में मोर देन 5 mm रेनफॉल रिसीव होती है तो उसको क्रॉप रेनी डे कहते हैं। और किसी एरिया में मोर देन 2.5 mm रेनफॉल रिसीव हो रही है तो उसको मीटियोरोलॉजिकल रेनी डे या सिंपली रेनी डे भी हम उसको कह देते हैं। ठीक है, जून नहीं हो रहा भाई, इसमें जून होता तो मैं लिख लेता। ठीक, चलो अलग अलग पैनल का सिस्टम अलग अलग होता है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारे देश में टोटल 130 डेज कैसे होते हैं, आपके रेनी डेज कहलाते हैं। मतलब 365 में से लगभग 130 दिन जो है रेनी डे कहलाते हैं, मतलब मोर देन 2.5 mm रेनफॉल हो रही है। लेकिन इन 130 डेज में से 75 डेज हमारे इफेक्टिव रेनी डे कहलाते हैं। कौन से इफेक्टिव रेनी डे, मतलब ऐसा रेनी डे जो कहीं ना कहीं जिसका पानी हमारे काम में आने वाला है, वो आपका इफेक्टिव रेनी डे कहलाता है। तो इतना याद रख लेना जो मैंने आपको बताया है। क्रॉप रेनी डे, इफ रेनफॉल इज रिसीव्ड इन 24 आवर मोर देन 5 mm रेनफॉल, सो सिंपली बी कॉल्ड एज क्रॉप रेनी डे। इफ मोर देन 2.5 mm रेनफॉल इज रिसीव्ड लास्ट 24 आवर, so simply be called meteorological rainy day or normal rainy day. Okay, in our country total rainy day is 130 days and out of 130 days only 75 days considered as effective rainy days. बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात खत्म हो गई। अब हमारा कौन सा एलिमेंट चल रहा है, सेवेंथ वेदर एलिमेंट चल रहा है। अब डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेवेंथ एलिमेंट है, शांति से समझना। आज की क्लास में वेदर का एलिमेंट आपका फिनिश हो जाएगा। कल हम मानसून पढ़ेंगे और कल वेदर फोरकास्टिंग पढ़ेंगे और कल ही आपका जो पार्ट है एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी वो फिनिश हो जाएगा। कोई चक्कर वाली बात नहीं। ठीक है, मतलब 3 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाता है तो कल आपका एग्रीमेंट फिनिश हो जाएगा। शांति से सुनो, जिन लोगों को हड़बड़ाहट है जल्दी करो। तो भैया एक बात आपको बता दूं, ठीक है, कि हम अगर बात करें किसी यस टुमारो संडे, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं। हम क्वेश्चन पता कहां गलत करते हैं, क्वेश्चन हम गलत करते हैं जहां पर हमको क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे कहना नहीं चाहिए, मैं भी जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूं। ठीक है, मैं जो है मैंने 3 एग्जाम निकाले, वैसे तो 2 एग्जाम एकदम क्लियर है, एक में वेटिंग है और वो क्लियर हो जाएगी। तो ये माने चलो 2 एग्जाम मैंने भी निकाले हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो मुझे भी पता है एज अ स्टूडेंट, मैं भी जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमको सब आता है, ये टाइम पास कर रहा है। टाइम पास वाली बात नहीं है दोस्त, भाई या बहन, हम गलती वहां करते हैं जहां हमको आता है। जहां हमको नहीं आता, जो क्वेश्चन हमको हमारे लिए नया है ना, वो आप कभी गलत नहीं करोगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। हम गलत कहां करते हैं, जहां हमको आता है वहां हम गलत करते हैं। तो इतनी किस बात की आपको हड़बड़ाहट है कि जल्दी भागो। थोड़ा सा शांति से सुनो। आपको जल्दी भागना है तो बाद में इस क्लास को आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, लेकिन मुझे मेरे फ्लो में पढ़ाने दो, ताकि मैं एक एक चीजें आपको अच्छे से समझा पाऊं। आप जो बार-बार कमेंट लिखोगे भागो तेज पढ़ाओ, तो मैं तेज पढ़ाऊंगा कोई चक्कर नहीं, लेकिन उस तेज पढ़ाने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग से स्किप हो जाएंगी, फिर आप लोग कहोगे कि हमको पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो या तो आप थोड़ा सा स्लो करके किसी टॉपिक में अगर 3 लेक्चर लग रहे हैं तो हो सकता है किसी टॉपिक में 4 लेक्चर लगेंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। और आप लोग कहो कि नहीं हमको 3 लेक्चर में इस टॉपिक को फिनिश करो, मैं 3 नहीं मैं 2 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें जब फास्ट पढ़ाते हैं ना तो दिमाग से स्किप हो जाती हैं, जब स्किप होंगी तो आपको नुकसान होगा। अब आप लोग बताओ कैसे पढ़ना चाहते हो, मुझे कोई चक्कर नहीं है, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं यार, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो एग्जाम देना एग्जाम निकालना फर्क होता है, चीजें समझ में आती हैं। ठीक है जी, मुझे कोई चक्कर नहीं है, जैसा आप लोग कहोगे वैसा मैं पढ़ा दूंगा। एमपी वाले होते ही अच्छे हैं, नहीं पूरे इंडिया वाले अच्छे होते हैं, यहाँ स्टेट में मत बांटो। ठीक है, आपकी मर्जी। ओके थैंक यू सर, आप ऑलरेडी फास्ट पढ़ा रहे हो। ओके थैंक यू, आप सब लोगों ने सजेशन दे दिया है मुझे। ठीक है जी, तो सब लोग कह रहे हैं आप अपनी स्टाइल में पढ़ाओ, जस्ट इग्नोर देम। ठीक है, नहीं मैं इग्नोर करता हूँ, कमेंट को मैं खुद इग्नोर करता हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, ओके इंटरप्शन के लिए सॉरी। प्रिसिपिटेशन की बात करें, प्रिसिपिटेशन क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि हमारा 7th एलिमेंट है, वेदर का 7th एलिमेंट है। ओके, 7th एलिमेंट है। बात करें प्रिसिपिटेशन, तो प्रिसिपिटेशन की पहले डेफिनेशन समझना। प्रिसिपिटेशन इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ वाटर सॉरी दैट रिच अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से बादलों से जो भी आ रहा है, चाहे वो बर्फ आ रहा है, चाहे वो पानी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो प्रिसिपिटेशन कहलाएगा। ठीक है, सो प्रिसिपिटेशन हैज फॉर्म सच एज रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, फ्रॉस्ट एंड ड्यू, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। चाहे ओला गिर रहा है, पानी गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, सब क्या है, प्रिसिपिटेशन कहलाता है। हिंदी में उसको बरसात कहते हैं। हेलस्टॉर्म क्या है, हेलस्टॉर्म जब पानी के साथ ओला गिरता है तो उसको हेलस्टॉर्म हम कहते हैं। ठीक है, ओके थैंक यू गाइस, आप फोकस करते हैं पढ़ने पे। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, फॉर योर सपोर्ट। ओके, अब बात करें प्रिसिपिटेशन की, जो वर्षा हो रही है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं रेनफॉल की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिसिपिटेशन की बात कर रहा हूं। 3 टाइप का प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है, या 3 टाइप की रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। एक साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन होता है, एक ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन होता है, एक कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन होता है। हिंदी में चक्रवाती वर्षा होता है, चक्रवाती वर्षा। ओरोग्राफिक को बोलेंगे तो पहाड़ी वर्षा, या इसको हम भौगोलिक वर्षा कह देते हैं। और कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन इसको संवहनीय वर्षा इसको कह देते हैं। भाई साहब थोड़ा सा सब्र कर लो। ठीक है, हेलस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म सब बता दूंगा, मुझे मेरे टॉपिक पे फोकस करने दीजिए। ठीक है, चलो समझ गए। हाँ, आगे बात करें, एक एक करके पढ़ेंगे। साइक्लोनिक, जो किसी साइक्लोन के कारण, किसी चक्र के कारण जो वर्षा हो रही है उसको साइक्लोनिक कहेंगे। ओरोग्राफिक, किसी पहाड़ के आसपास, यहाँ जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये तीनों में से कोई एक टाइप का है, ये आपका कैसा है, ये आपका ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन है, जहां पहाड़ आ जाएंगे, पहाड़ों से बादल टकराएंगे और टकराकर क्या करेंगे, टकराकर वो बारिश कराने लगेंगे, उसको ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन कहते हैं। फिर बात करें कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन, तो ये आपका टेंपरेचर के कारण ज्यादा देखने को मिलेगा, लोकल हीट के कारण ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन। ध्यान से समझना, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन।
साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किसके कारण देखने को मिलेगा? साइक्लोन को कारण देखने को मिलेगा, मेनली प्रेशर के कारण देखने को मिलेगा। किसके कारण? प्रेशर के कारण देखने को मिलेगा। जैसे मान चलो इसको साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन को हम एक नाम और लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। फ्रंटल क्या बोलते हैं इसको फ्रंटल प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ये आप याद रखोगे, क्या बोलेंगे इसको फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहेंगे। ये किसके कारण देखने को मिल रहा है? प्रेशर के कारण देखने को मिल रहा है, जहां पर लार्ज लो प्रेशर रीजन देखने को मिलेगा, सर्कुलर विंड मोशन देखने को मिलेगा। मतलब साइक्लोन के कारण जो ऐसा चक्कर चल रहा है आपस में, जब बादलों से वो प्रेशर टकराएगा, वो जो साइक्लोन टकराएगा उसके कारण जो बारिश होती है उसको साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किस कारण होता है? तो साइक्लोन के कारण देखने को मिलेगा, लो प्रेशर के कारण देखने को मिलेगा, वो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला कौन सा है? कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर दैट इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर ड्यू टू द लोकलाइज्ड हीटिंग। और क्या कहते हैं इसको बोल सकते हैं ड्यू टू हाई टेंपरेचर। ठीक है, आपने देखा होगा अभी कि अलग-अलग इंडिया के अलग-अलग शहरों में तेज धूप पड़ रही है, तेज धूप पड़ रही है। उस तेज धूप के कारण आसपास की जो एयर है वो कैसी हो रही है? गर्म हो रही है। अब वो एयर नीचे से ऊपर की हो जाएगी और आसपास कहीं बादल है जहां पर पानी भरा है, बारिश किन क्लाउड से होगी? रेन के क्लाउड से होगी, जिनमें पानी है। सूखे क्लाउड से तो बारिश नहीं होगी। वो जो वार्मर एरिया है या जो टेंपरेचर के कारण जो हवा है वो ऊपर की हो जा रही है, उन बादलों से टकराएगी, क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश देखने को मिलेगी। तो जनरली जो हमारे दिन के टाइम में जो कन्वेक्टिव हीट होगी ना, बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग के कारण देखने को मिलती है। बरसात में आपने देखा होगा, वो क्या कहलाता है आपका? वो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। पिक्चर में देखो, ये क्या है आपका? ऐसा चक्कर के कारण जो आपकी बारिश हो रही है उसको साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहेंगे। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल की पॉइंट्स याद रखना जो मैंने आपको बताया। दूसरा, जैसे सनलाइट है, सूरज दिख रहा है, आसपास की यहाँ पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा गर्म हो गई, आसपास की एयर बहुत गर्म हो गई। अब एयर नीचे से ऊपर की हो जाएगी, इन क्लाउड से टकराएगी, इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, इसको बोलेंगे, या इसको कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है क्या? यस, वो लो ब्लड प्रेशर के कारण होता है, बस उसका टाइप थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले की बात करें तो अगला आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखोगे। हमारे इंडिया में ज्यादातर एरिया में जो रेनफॉल होती है, ये जो प्रेसिपिटेशन होता है वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द हेवी रेन इन अवर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो वर्षा है प्रेसिपिटेशन कौन से फॉर्म का होता है? तो ओरोग्राफिक, जिसको भौगोलिक पहाड़ी वर्षा देंगे। यहाँ पर जो हमारी हवा है, ठंडी हवा, वो क्या होगी? जैसे मान चलो पहाड़ है, अब इन पहाड़ के आसपास आके बादल रुक गया है। ठीक है, आपको पिक्चर में इसमें नजर नहीं आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा आपका बादल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका बादल है। ठीक है, अब ये जो बादल है ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब पहाड़ का इलाका है, यहाँ से हवाएं आई, अब हवा आके टकरा के, क्योंकि हवा ठंडी है पहाड़ के आसपास, तो ये हवा ऊपर की ओर जाएगी, पहाड़ से टकरा के ऊपर की ओर जाएगी। तो ये जो कूलर एयर है जब किससे टकराएंगी? बादलों से, तो यहाँ क्या करवा देंगी? बारिश करवा देंगी। और एक हिस्सा तो पहाड़ का बहुत अच्छे से बारिश को सहन करेगा, बारिश मिलेगी, और अगले हिस्से में बारिश नहीं मिलेगी। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ के एक कोने में ज्यादा बारिश हो रही होती है और दूसरे कोने में धूप निकल रही होती है। वो किसका टाइप है? वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का टाइप है। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। क्या बोल रहा है? इट इज कॉज्ड बाय द मोस्ट एयर masses that strike natural topography barrier like mountain, causing them rise upward, मतलब ऊपर की ओर जो हवा है वो ऊपर की ओर जा रही है, and causing cooling and condensation, and after the final we receive rainfall or precipitation। क्लियर? एक होता है आपका upward, एक होता है आपका windward, एक कहलाता है leeward। windward and leeward हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, windward का मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में हम उसको windward कहते हैं। और उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको leeward बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या? ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा रह गया? ये सूखा रह गया, क्योंकि बादल इस तरफ से आ रहे थे। तो ये कौन सी साइड हो गई? windward हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिस इज आवर leeward साइड। ओके, समझ में आ गई होगी आपको? इतनी बात समझ में आ गई? प्लेन में भी इसकी वजह से नहीं होती रेनफॉल, तो ये मेजर पार्ट को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? ठीक है, जितना बताया उतना कवर कर लो भाई साहब, हमको प्रेसिपिटेशन पे पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन पहाड़ों से टकराने के कारण देखने को मिलता है। ठीक, अब जैसे बात करें तो जो आपका लीवर्ड साइड होता है, लीवर्ड साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन का, वहां पर हमको लिटिल रेनफॉल देखने को मिलेगी, और विंडवर्ड साइड में आपको ज्यादा जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? प्रेसिपिटेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक, इतना जो है आपका फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन यहां तक हमने कवर कर लिया है। आगे बात करें ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन मैंने बता दिया है, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। तीनों प्रेसिपिटेशन के टाइप याद रखोगे। पहला कौन सा पढ़ा था? जल्दी से बताओ, पहला कौन सा पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था साइक्लोनिक, साइक्लोनिक। दूसरा कौन सा पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा कन्वेक्टिव। ठीक है, और तीसरा कौन सा पढ़ा? तीसरा तो आपको लिखा है स्लाइड में, ओरोग्राफिक देखने को मिला। कौन सा मिला? ओरोग्राफिक देखने को मिला। यहां तक समझ में आ गई? ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझना बात क्या? जैसे सबसे पहला एलिमेंट वेदर का कौन सा पढ़ा? टेंपरेचर। दूसरा एलिमेंट कौन सा पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ लिया यहाँ पर एटमॉस्फेयर, आगे पीछे कर सकते हो कोई चक्कर नहीं। तीसरा कौन सा पढ़ा आपने? तीसरा विंड पढ़ लिया। चौथा कौन सा पढ़ा? सनलाइट आपने पढ़ लिया। ठीक है, पांचवा कौन सा पढ़ा आपने? पांचवा आपने पढ़ लिया ह्यूमिडिटी, यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, और छठा कौन सा पढ़ा बताओ? छठा आपने पढ़ लिया क्लाउड, एंड सातवां आपने कौन सा पढ़ लिया? रेनफॉल बोल दो, या फिर कौन सा बोलेंगे हम? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हम बोलेंगे। समझ में आ गई आपको बात? क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, समझ गए? क्लियर। सोलर रेडिएशन या उसको सनलाइट कह दो, इतना जो है, क्योंकि देखो क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। और हम गलतियां वहां करते हैं जहां हमको आता है, जहां नहीं आता वहां कोई गलती नहीं होती, तो पूरा क्वेश्चन आया है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है हम गलत कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, या फिर रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाते उस चक्कर में। ओके, समझ गए? अब रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन की बात करें, तब रेनफॉल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेनफॉल का मतलब क्या होता है? कई बार रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन दोनों एक जैसे माने जाते हैं, बट प्रेसिपिटेशन का फॉर्म कौन है? रेनफॉल। आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब कोई भी सॉलिड लिक्विड जो एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आकर गिर रहा है उसको प्रेसिपिटेशन कहेंगे। रेनफॉल कब कहेंगे? जब लिक्विड जमीन पर आकर गिरेगा उसको रेनफॉल कहेंगे। समझ गए? अब फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें, अलग अलग फॉर्म है, जितने वो सिंगल साइड में पढ़े थे उनको एक बार थोड़ा सा फास्ट तरीके से डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिनिश हो जाएगा। रेन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी लिक्विड जो क्या कर रहा है ड्रॉपलेट के साइज में 0.5 to 4 mm, या कितना याद करेंगे? 0.5 to 6 mm याद करेंगे। बोले सर कौन सा याद करेंगे? तो ये वाला ज्यादा अच्छे से याद रखना, ये 0.5 to 4 mm एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ये क्या कहलाएगा? आपका रेन कहलाएगा। ये तो आप जानते हो, लेस देन 0.5 mm साइज होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आपका ड्रिजल, उसको कह देंगे, उसको बूंदाबांदी हम उसको कह देते हैं। समझ गए? ठीक, समझ गए? ठीक, चलो अब रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन का तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। रेनी डे क्या है, क्रॉप रेनी डे क्या है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल रेनी डे क्या है, तो ये तो कवर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करें।
अगले की बात करें तो अगला हमारे पास ड्रीजल है, ठीक है। अगर ड्रीजल की बात करेंगे, मैं हट इसलिए गया हूं स्क्रीन से ताकि प्रॉपर आप फोकस होकर समझ सकें। ड्रीजल की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा पार्टिकल का साइज जो लेस देन 0.5 mm है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आपका ड्रीजल, उसको कह देंगे, ठीक है जी। हाँ, लेस देन 0.5 mm। और अगर कोई ऐसा पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल जो आसमान से आते आते जमीन पर नहीं आ पाया, उससे पहले ही वो वेपर के फॉर्म में बन के उड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी मिस्ट वाटर ड्रॉप हम कहेंगे। क्या बोलेंगे? मिस्ट, उसको हम कह सकते हैं। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगले की बात करते हैं स्नो के बारे में। जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये स्नो है, मतलब कोई ऐसा बर्फ जो कहीं ना कहीं किसी एक एरिया में गिर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा, आपका स्नो कहलाएगा। और ये तो हो गया आपका स्नो। लेकिन जब वो आसमान से गिर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको स्नोफॉल हम उसको कह देंगे, उसको बर्फबारी हम कह देंगे। समझ गए? अगले की बात करते हैं स्लीट। स्लीट और हेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा हेल है, ये हमारा स्लीट है। मतलब हेल मतलब ओला, जिसको बर्फ का गोला कह रहे हैं। और ये क्या है? ये भी हमारा स्लीट है। स्लीट का मतलब क्या होता है? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ये ऊपर नजर आ रहा है, ये भी क्या है? ये स्लीट है। जैसे आप सब लोगों ने शक्कर, आप सब लोग जानते हैं, खाई भी होगी। शक्कर का थोड़ा बड़ा दाना होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मिश्री हम कह देते हैं, ठीक है। तो आप स्लीट का मतलब मिश्री समझ लो, छोटे छोटे बर्फ के गोले। सो इट रिफर्स टू द प्रेसिपिटेशन फॉर्म मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, मतलब पानी भी है उसके साथ और बर्फ भी है, ठीक है। इसका साइज कितना होगा? 5 mm से कम है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोले 5 mm बोल रहा हूं, 5 mm से कम है, पानी के साथ सॉलिड पोर्शन है आइस क्रिस्टल का, दैट इज आवर स्लीट, उसको मिश्री हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसका साइज 5 mm से ज्यादा है, 5 mm से ज्यादा है, तो कहां तक है? 15 सेंटीमीटर तक। मैंने सेंटीमीटर लिखा है, कंफ्यूज मत होना। 5 mm टू 15 सेंटीमीटर, सो दैट इज आवर हेल। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बर्फ बोलेंगे, इसको हम ओला बोलेंगे। तो ये हमारा ओला है, जिसका डायमीटर 5 mm से ज्यादा हो सकता है, 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और लेस देन 5 mm जो साइज है, उसको क्या बोलेंगे? उसको स्लीट बोलेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगला है ड्यू। ये जो ग्लासेस पे आपको ऐसा नजर आ रहा है, ये आपका ड्यू है, इसको ओस कहते हैं। ये कंडेंसेशन के कारण देखने को मिलेगा इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, मेनली मॉर्निंग के टाइम देखने को मिलता है। दूसरा जो आपको यहाँ इस तरीके से नजर आ रहा है, ये जो पतला बादल होता है, इसको हम कोहरा कह देते हैं, इसको फॉग कह देते हैं। ज्यादातर जो हॉरिबल सीरियल्स या आपकी मूवी वगैरह होती है, वहां पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका क्या कहलाएगा? आपका फॉग, ठीक है। और मूवियों में नहीं, नेचुरल भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ठंड के टाइम पे आपने देखा होगा, वो कोहरा हमारा कहलाता है, ठीक है। अब अगले की बात करें, अगला क्या हो सकता है? पाला। जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? हमारा पाला है। और पाले को जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो पाले को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यस, पाले को कंट्रोल कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं इरिगेशन करके, ठीक है। आसपास हम फॉगिंग कर सकते हैं, मतलब धुआं वगैरह करके भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे बढ़िया मेथड होती है इरिगेशन की, फ्रॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इरिगेशन में भी सबसे बढ़िया मेथड कौन सी है? स्प्रिंकलर, क्योंकि वो पत्तियों पे पानी डालेगा, वो पत्तियों पे पानी डालेगा तो ये जो आइस क्रिस्टल है वो जल्दी गल जाएंगे, तो जल्दी गल जाएंगे तो फसल को उतना नुकसान नहीं होगा। केमिकल का भी यूज कर सकते हैं हम। तो ये आपका क्या हो गया? फ्रॉस्ट। बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अगला है हेल। हेल तो हमने वैसे समझ लिया था, क्या समझा था हमने कि जिसका साइज कितना है? साइज कितना है? 5 mm। कितना साइज? 5 mm टू 15 सेंटीमीटर। ये क्या कहला रहा है आपका? ये कहला रहा है आपका हेल कहला रहा है। ये जो बर्फ के बड़े बड़े गोले आपको नजर आ रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हेल कहलाता है। यहाँ पर हेल का फॉर्मेशन भी दे रखा है, लेकिन वो इतना डिटेल में आज तक आपके एग्जाम में तो नहीं आया है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जितना बताया जा रहा है उतना ही कवर कर लो। यस, 15 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर तो अपने आप में डायमीटर उसका बड़ा है। नहीं है भैया बड़ा। देख लो यहाँ पर पिक्चर में, हमारे इंडिया में जो है 15 सेंटीमीटर तक के डायमीटर के तो गोले देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इंडिया के अलग पार्ट में भी जो है, आपके इंडिया के अलावा अलग कंट्री में भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर बुक में हेल 5 से 50 mm लिखा है, मतलब 5 mm से 50 mm, ओके। तो 5 से 50 mm मतलब 5 mm सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक हो गया। आप उसकी रेंज 15 सेंटीमीटर तक याद रखेंगे, कोई चक्कर नहीं है। इस टाइप के जो इतने बड़े बड़े गोले हमारे इंडिया में नहीं देखने को मिलते, बट देखने को नहीं मिलेंगे, बट उसका रेंज होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ गए? समझ गए? अब जो हेल है, अगर मान के चलो, हेल इज पॉसिबल विद इन मोस्ट थंडर स्टॉर्म एंड प्रोड्यूस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। थंडर स्टॉर्म मतलब पानी और बिजली जो आपस में लगती है, उसको थंडर स्टॉर्म हम कह देंगे, ठीक है। और उसके कारण ही जो वर्षा होती है, मतलब हमारे साथ पानी के साथ जो बड़े बड़े ओले हैं, वो कौन से क्लाउड से आते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो वर्टिकल क्लाउड्स हैं उनके साथ बर्फ भी होता है, उनके साथ पानी भी होता है। और हमारे जो इंडिया में बात करें तो मार्च से मई के बीच में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है। हेल स्टॉर्म मतलब रेनफॉल एसोसिएटेड विद हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म, हेल का मतलब जो ओला है, स्टॉर्म मतलब पत्थर जैसा है, तो रेनफॉल प्लस हेल हम उसको क्या बोल देते हैं? उसको हेल स्टॉर्म हम उसको बोल देंगे। स्टॉर्म की जगह उसको स्टॉर्म उसको बोल देते हैं। और मोर भी लिखा है, लेकिन लोग तो कंफ्यूज होंगे। समझ गए बात? इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतने फॉर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे की बात करें तो आगे का पार्ट हमारा ओवर हो गया है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अभी 11 मिनट हमारी क्लास ओवर होने में, और जो है थोड़ा सा रिवाइज करके मानसून का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है जी। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, आपने कहा है तो थैंक यू मैम, ओके। हेल को गारपीट बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं। जैसे मैं झारखंड में जॉब करता था, ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। यस, हेल और स्लीट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मैं जैसे झारखंड में था। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट का मतलब ये होता है, सर क्लाउड बता दीजिए, बता तो दिया यार, रिकैप करवा दीजिए, ओके। सुनो बात को, जैसे अगर बात करें किसी राइम स्लीट को ही राइम कह देते हैं, ठीक है। आप सिंपली याद कर लो कि स्लीट को हम राइम कह देते हैं, आरआईएम, ठीक है। हाँ, अब ये लेटेंट हीट की बात कर रहे थे, तो लेटेंट हीट का मतलब होता है जो किसी भी उसमें मैटर में जो हीट है उसको लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो एक एग्जांपल मैं ऐसे कॉमन दे दूं कि हम कहीं बाहर धूप से तप के आए, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है। अब आके हम किसी रूम पे या किसी जगह पे हम बैठ गए, तो हमको कुछ देर तक ना गर्माहट महसूस होती है। वो जो बॉडी में हमारी टेंपरेचर को, बॉडी में हमारा जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, उसको लेटेंट हीट हम कह सकते हैं, ठीक है। या मान चलो कोई भी आपका बॉटल है, उस बॉटल में आपने या तो ठंडा पानी भर दिया या एकदम गर्म पानी भर दिया, तो आसपास जो आउटर लेयर होती है ना, उसमें थोड़ी सी भाप आपको देखने को मिलेगी, मतलब उस पर्टिकुलर मेटल में ना एक हीट छुपी हुई थी। अब या तो बहुत ज्यादा कम टेंपरेचर का लिक्विड भर दिया या बहुत ज्यादा टेंपरेचर का लिक्विड भर दिया, तो उससे जो है ना वो मेंटेन हो रही है, वो हीट निकलती है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। समझ गए? इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो माशिमराम में होती है, ये याद रखना है, ठीक है, ओके। रेन ड्रॉप का मापते कैसे? उसको एमएम में मापते हैं, मौसम में होती है, मेघालय में होती है, ओके। समझ लो। अब रिकैप कर लो, चलो रिकैप करना चाहो तो रिकैप कर लो, और 2 मिनट में मानसून भी बता देता हूं। रिकैप सुन लो, पहले पहले रिकैप सुन लो। हमने सबसे पहले एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी पढ़ा, तो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में पहले हमने मेट्रोलॉजी पढ़ा कि मेट्रोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, साइंस की ब्रांच है, जो वेदर के फेनोमेना है, जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, उसको यहां मेजर किया जाता है, वो मेट्रोलॉजी हो गया। फिर हमने उसमें एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी देखा कि जो मौसम है, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, सो दिस इज आवर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। फिर हमने बात की आईएमडी के बारे में, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करी। 1875 में आया, कहां पर आया? कोलकाता में। फिर बाद में शिमला शिफ्ट किया 1905 में, फिर 28 में पुणे में शिफ्ट किया, फिर 44 में उसको पुणे से नई दिल्ली शिफ्ट किया। एट प्रेजेंट आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई दिल्ली में। पूरे इंडिया में टोटल 6 उसके रीजनल स्टेशन है। कहां-कहां है
याद रखना, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ, गुवाहाटी में ऐड हुआ, उसके सारे काम आपको पता है कि वो ऑब्जर्वेशन का काम करता है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है सारे क्षेत्र में, जल में, थल में, वायु में, तीनों स्फीयर में वो काम करता है, वो आपका आईएमडी हो गया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी हमने स्टार्ट किया, तो एटमॉस्फेयर जाना, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखी, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखा, एटमॉस्फेयर की अलग-अलग लेयर देखी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तीनों लेयर हमने देखी, किसकी कितनी रेंज है वो आप याद रखोगे, 8 से 18, 18 से 50, 50 से 80 और मोर देन 80, 80 टू 1600 किलोमीटर वो आपकी किसी वो थर्मोस्फीयर की है। लोअर लिमिट आयोनोस्फीयर, अपर लिमिट ऑफ द थर्मोस्फीयर उसको बोल रहे हैं, एक्सोस्फीयर बोल रहे हैं, सब याद है। किसमें रेडियो कम्युनिकेशन कर जो है पॉसिबल है, किसको कीमोस्फीयर कह रहे हैं, किसको जो है ओजोन स्फीयर कह रहे हैं, किसको शीट ऑफ द वेदर फिनोमेना कह रहे हैं, वो आपको याद होगा। फिर वेदर और क्लाइमेट में हमने डिफरेंस देखा, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, उनमें कंपैरिजन हमने किया। फिर हमने वेदर के एलिमेंट देखे, वेदर के कौन से एलिमेंट देखे, तो वेदर के जब एलिमेंट की बात की तो वेदर के एलिमेंट दिमाग में आना चाहिए। देखो पढ़ना और दिमाग में रखना दोनों में अंतर होता है। आप पढ़ तो सब कुछ लेते हो लेकिन इधर कुछ नहीं बैठा पाते। अगर इधर दिमाग में ना पूरा पिक्चर आपको नजर आ जाए जो भी आपने पढ़ा है ना, तो कुछ भी चक्कर नहीं है, आप बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल दोगे। इंसान की हौसले से, इंसान की कैपेसिटी से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, बस हम करते नहीं, हम कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, समझ। तो बात करें जैसे जैसे बात करें किसकी, हाँ बात करें तो वेदर के एलिमेंट की। पहला एलिमेंट टेंपरेचर पड़ा, टेंपरेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं आपका टेंपरेचर। टेंपरेचर जो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, रिवर में उसको मेजर करते हैं। C/5 = F-32 by 9 आपको याद है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में जो है हीट का ट्रांसफर होता है। मिनिमम टेंपरेचर, मैक्सिमम टेंपरेचर और जो है आपका ऑप्टिमम टेंपरेचर को कार्डिनल टेंपरेचर कहते हैं। मिनिमम टेंपरेचर एल्कोहल से जो है मेजर किया जाता है। और जो है आपका दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा आपका कहलाएगा आपका जो मैक्सिमम टेंपरेचर है उसमें, उसको हम पारा से या हम उसको मर्क्यूरी से उसमें मेजर करते हैं। मिनिमम में एल्कोहल, ये याद रखना। इसके बाद बात करी एटमॉस्फेयर प्रेशर की, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो अर्थ का प्रेशर, अर्थ पे प्रेशर लगा है एटमॉस्फेयर जो गैसेस का कंपोजिशन है उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर कह देंगे हम, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद जैसे बात करें एटमॉस्फेयर को बार और किसमें मेजर करते हैं, एटीएम में मेजर करते हैं। दूसरा हमने ह्यूमिडिटी पढ़ा था, ह्यूमिडिटी 3 अलग-अलग टाइप का होता है आपका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। बात करें किसकी, अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो ग्राम पर मीटर क्यूब में इसको मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर केजी में इसको मेजर करते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेजर करते हैं कि अभी एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और सैचुरेशन के लिए कितना चाहिए इनटू 100 कर लेंगे, वो आपका कहलाएगा आरएच कहलाएगा। क्रॉप्स के लिए 40 to 60% आरएच याद रखना। फिर अगला कौन सा पढ़ा, सनलाइट पढ़ा। सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं वो जो है अलग-अलग क्वांटा, अलग-अलग फोटोन में आती हैं, उनको क्वांटम सेंसर से मेजर करते हैं। हमने सोलर कांस्टेंट पढ़ा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1.94 कैलोरी 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट जो है आपका सोलर कांस्टेंट कहलाता है। सोलर कांस्टेंट की जो है आपकी यूनिट 13.67 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ये याद रखना है। फिर क्या पढ़ा हमने, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पढ़ा जो 400 to 700 नैनोमीटर होता है, ये भी हमने कवर करा था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा विंड, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है एयर का उसको विंड कहते हैं। 4 to 6 किलोमीटर की रेंज अच्छे से मानी जाती है। विंड को, विंड वैन की बात करेंगे तो वो डायरेक्शन को मेजर करता है, विंड की स्पीड, विंड की वेलोसिटी को मेजर करता है, एनोमीटर मेजर करता है। उसके बाद क्लाउड पढ़ा, तो क्लाउड जो है आपके कंडेंसेशन से बनता है, लिक्विड जब ऊपर उड़ता है वेपर के फॉर्म में उसका ही फॉर्मेशन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, क्लाउड कहलाता है। अभी टेलीग्राम पे सर ने आपकी क्लाउड फॉर्मेशन की वीडियो भी डाली थी, तो टेलीग्राम चैनल को सब लोग चेक करना, सर ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। वहां जाके आप सब लोग देख लेंगे, इसी बहाने आप चैनल पे जाके भी उस चीज को समझ लेंगे प्रॉपर तरीके से। फिर क्या पढ़ा हमने, फिर हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करी। तो प्रेसिपिटेशन के अलग-अलग फॉर्म होते हैं जिसमें आपका रेन है, ड्रिजल है, फॉग है, ड्यू है, स्नो है, ठीक है। रेनफॉल भी उसी का टाइप होता है, रेनफॉल 0.5 mm एंड अप टू 6 mm जो ड्रॉपलेट का साइज होता है, मतलब डायमीटर कितना है उस ड्रॉप का, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम रेन बोल देते हैं, उसको हम बारिश कह देंगे। और एक होता है रेनी डे, मोर देन 2.5 mm रेनफॉल अगर 24 आवर में हमको मिल रही है तो रेनी डे कहते हैं, उसको मेट्रोलॉजिकल रेनी डे कहते हैं। अगर मोर देन 5 mm रेनफॉल रिसीव हो रही है तो उसको क्रॉप रेनी डे कहते हैं। लेस देन 0.5 mm डायमीटर है ड्रॉप का सॉरी, उसको बोलेंगे हम ड्रिजल, उसको बूंदाबांदी कहते हैं, छोटा फुहार वगैरह उसको हम कह देते हैं। फिर हमने ड्यू देखा, फॉग देखा, फ्रॉस्ट देखा, इतनी सारी चीजें देखी थी हमने। फिर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा था, एक साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है और एक आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है। तो आज की क्लास में हमने इतना देखा था, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब जैसे मानसून की बात करेंगे, अभी क्लास में मानसून पढ़ेंगे, तो मानसून का सीधा-सीधा कांसेप्ट विंड से रिलेटेड है। मानसून का सीधा-सीधा कांसेप्ट विंड से रिलेटेड है। बात करें विंड के बारे में तो विंड आप जानते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, अभी हमने पढ़ा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड बहती है। अब टेंपरेचर और प्रेशर का रिलेशन होता है इनवर्स, थोड़ा सा समझ लो। कल मानसून पढ़ के आना सब लोग, मानसून और क्लाइमेटिक जोन पढ़ के आना, कल जो है आपका कवर हो जाएगा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है हवा, ठीक है। अब टेंपरेचर जहां ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा, तो जहां टेंपरेचर कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो समुद्र की बात करें वहां पर टेंपरेचर कम है, वहां प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, टेंपरेचर कम है। अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो मई जून के महीने में टेंपरेचर ज्यादा है, इंडिया की ही बात करें तो वहां प्रेशर कम होगा। तो हवाएं क्या होती हैं, अर्थ से सन की ओर, सॉरी सी से अर्थ की ओर चलती है, मतलब समुद्र से हमारे इंडिया की ओर हवाएं आ रही हैं, तो अपने साथ कुछ पानी लेके आती हैं, उसी को मानसून कहते हैं। मानसून क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, वही हमारा मानसून कहलाता है। एक साउथ वेस्ट मानसून होता है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, एक आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है, ठीक है जी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक जोन को पढ़ेंगे, कल आपका एग्रोमेट का पार्ट जो है कवर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हमें भी याद करा दो, आप तो नॉलेज का भंडार हो। बादाम खाते हो आप? नहीं, मैं बादाम नहीं खाता हूँ, मैंने जीवन में ठोकरें खाई हैं, तो ठोकरें खाने से ना अकल आ गई, तो बादाम खाने से अकल नहीं आती। ओके, वेरी गुड। मैं पूरे झारखंड में घुमा हूँ, ऑसम क्लास, थैंक यू गाइस। ओके, ऑल क्लियर, थैंक यू, बेस्ट रिकैप, थैंक यू। ओके ओके सर, सब कुछ याद आ रहा है माइंड में आपके साथ-साथ। वही चीज़ें हैं, जब रिकैप करते हैं तो ये देखो, ये पढ़ने का तरीका यही है, ठीक है। आप जो पढ़ा रहे हो रिवीजन के लिए बुक सफिशिएंट है, पीडीएफ दोनों सफिशिएंट, इतना कवर कर लो, ठीक है। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस, ईस्ट और वेस्ट संजय, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, रियली नाइस सेशन, रिवीजन बहुत अच्छा कराया, जय हिंद और बोल दो। ओके, कल का असाइनमेंट, जय हिंद। ओके, ठीक है, समझ गए, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। होमवर्क आप लोगों के लिए इतना सा है, यस, हम सबकी तरफ से होमवर्क इतना सा है, मतलब मेरी तरफ से, कि आपको जो है एग्रोमेट में सिर्फ कितने क्वेश्चन बना के लेके आना है, 20 क्वेश्चन सब लोग बना के लाएंगे विद 5 ऑप्शन, ठीक है। अरे अगली क्लास में बता दूंगा, काहे परेशान में हो, ठीक है। आपको कितना करके लेके आना है, 20 क्वेश्चन बना के लेके आना है। बाद में रिकॉर्डेड देखें आप भी भाई साहब, रिकॉर्डेड तो देखते हो लेकिन डिसिप्लिन के साथ देखो, क्योंकि रिकॉर्डिंग वालों का पता है वो क्या करते हैं, आज क्लास देख ली, 4 दिन क्लास ही नहीं देखी, तो इसलिए लाइव देखोगे ना तो आपका प्रॉपर एक डिसिप्लिन बनता है, प्रॉपर आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है जी। समझ गए बात, ठीक है। तो अब जो है रिवीजन में आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना, 20 क्वेश्चन बना के लेके आओगे, और बुकलेट में या नोट्स में आपका जहां पे भी एग्रोमेट दे रखा है पूरा कवर करके आओगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। ड्रॉट, ड्राईलैंड, ड्रेनेज जितना भी है सब कवर कर लेना। चलो, ठीक है जी। अब आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपका सेशन, आज का सेशन सारा आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।